हमारे चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके नेम से समझना चाहिए कि नेम क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले नेम में आ रहा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स। अब हमारे पेरेंट्स से हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं हमें हमारे पेरेंट्स जैसी। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। उस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, इस प्रोसेस को, प्रोजेनी क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है, ये एक प्रोसेस है कि हाँ कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इस प्रोसेस को हमने बोल दिया इनहेरिटेंस। अब जब हम इस प्रोसेस को स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस कैसे स्टडी किया जाता है, तो इसकी जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो ये दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं बट रिलेटेड हैं, ठीक है। तो स्टडी जो होती है इनहेरिटेंस की, उस स्टडी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, राइट। क्योंकि अगर इनहेरिटेंस ही नहीं होगा तो हम स्टडी किस चीज़ की करेंगे, इसलिए इनहेरिटेंस इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अब सेकंड वर्ड हमारा क्या आता है, वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, स्लाइट डिफरेंस ऑफ कैरेक्टर। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने पेरेंट्स जैसे लगते हो, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर डिफरेंसेस होते ही हैं। अब वो डिफरेंसेस किस वजह से आते हैं, बिकॉज वी आर सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम मेयोसिस होती है, सेल डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे जब मेयोसिस होती है, तो मेयोसिस के प्रोफेज 1 में हमारे पास होती है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। उस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जो हमारा डीएनए एक्सचेंज होता है आपस में, उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमारे अंदर आते हैं वेरिएशन। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही वेरिएशन आए, वेरिएशन का दूसरा रीज़न हो सकता है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन यानी कि कुछ भी चेंज है ना, म्यूटेशन हमारे डीएनए में भी हो सकता है, जीन में कुछ हो गया उसकी वजह से आ गए, या फिर किसी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है म्यूटेशन, और या फिर म्यूटेशन किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कोई एंजाइम या प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस ही ना हो तो भी हमारा म्यूटेशन हो जाएगा, राइट। अब इनहेरिटेंस का बेसिस ऑफ हेरिडिटी ये सब हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस कैसे होता है, कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए पहली बात तो उस कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अब इसमें ये वर्ड आया जीन। जीन होता क्या है, हमारा डीएनए है। डीएनए जो है वो तो एक बहुत लंबा थ्रेड है, उसकी कंडेंस्ड फॉर्म, किस कंडेंस्ड फॉर्म क्या होती है, कि डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में होता है ना, क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है हमारा डीएनए। तो क्रोमेटिन तो बहुत लंबा होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो क्या सारा का सारा डीएनए कुछ ना कुछ प्रोटीन कोड करता है, नो। तो जो हमारा डीएनए का जो पोर्शन, द पोर्शन विच मेक्स प्रोटीन, जो पोर्शन एक्सप्रेस होकर हमारा कोई प्रोटीन बनाता है, उस वाले पोर्शन को या फिर उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। पूरा का पूरा डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, उसका कुछ सेगमेंट एक्सप्रेस होता है, और जो सेगमेंट एक्सप्रेस होता है उसी सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। अब जीन क्या करते हैं, जीन की भी हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे हमारे पास हाइट होती है, सबकी हाइट सेम तो नहीं होती, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तो जीन्स की भी हमारी डिफरेंट फॉर्म होती हैं, उन्हीं डिफरेंट फॉर्म को हम बोलते हैं अलील्स, राइट। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अब जीन जो होता है वो हमारा एक्सप्रेस होकर बनाता है प्रोटीन, प्रोटीन या फिर एंजाइम, और वो एंजाइम या फिर प्रोटीन को हमारा क्या बनाता है, हमारा कोई भी कैरेक्टर है उसका डेवलपमेंट कराता है, राइट। अब इतना हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारे वेरिएशंस हैं, वेरिएशन ऐसा नहीं है कि हमें ग्रेगर जो मेंडल है उनके आने के बाद ही हमें पता चला। ह्यूमंस को वेरिएशन के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया तो था, पर उन्हें ये नहीं पता कि वेरिएशन आते कैसे हैं, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, इन सब के बारे में ह्यूमंस को पहले आइडिया नहीं था। वरना पता तो था ह्यूमंस को, 8000 2000 कॉमन एरा तक भी उनको पता था कि हाँ वेरिएशन होते हैं कुछ ना कुछ, और डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। हम क्या कराते थे पहले, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराए थे किसी भी
मतलब जिसमें गुड कैरेक्टर्स है उसका क्रॉस ओवर करा दिया दूसरे के साथ, है ना। तो ऐसे हम गुड कैरेक्टर्स को डेवलप कराते हैं, तो वो भी वेरिएशन ही ना। जैसे कि हमारा पंजाब में हुआ था 1960 में अराउंड, आई गेस। पंजाब में क्या हुआ था, जो हमारी वाइल्ड काउस है, वाइल्ड काऊ को हाइब्रिडाइजेशन कराया था दूसरे काऊ के साथ, और उनको क्या बना लिया था, साहिवाल काउज में डेवलप कर लिया था। साहिवाल काउज क्या होती हैं, ये हाई यील्ड मिल्क देती थी हमारी, तो इसलिए इनमें एक्सपेरिमेंट कराया गया। और भी बहुत सारी वेरिएशंस ऐसे हैं जिसके बारे में बुक में तो डिस्कस नहीं किया हुआ, बट हाँ उस ह्यूमंस को बहुत पहले से पता था, लेकिन हाँ उन्हें वेरिएशन की कॉज के बारे में नहीं पता था कि ये होता कैसे है। उनको ये पता था कुछ ना कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें ही कुछ ना कुछ कॉज है इसकी, बट एग्जैक्टली क्या होता है, जीन्स में होता है, ये सब के बारे में पहले कोई भी आइडिया नहीं था हमारे पास। अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जो जीन है, जीन ही हमारा कैरेक्टर बनाता है, ये सब कुछ करता है, लेकिन इसमें भी जीन का और म्यूटेशन का कुछ रिलेशन है, वो हम पढ़ते हैं। वो हमारा जो जीन है नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट है, जीन भी, या फिर हम अलील ही कह रहते हैं क्योंकि अलील भी तो जीन की एक फॉर्म है। जो अलील नेचुरली प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड है वो, अनमॉडिफाइड, या फिर हम उसको उसी को हम डोमिनेंट बोलते हैं। अब डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि नेचुरली यही था, क्योंकि हमें पता ही उसके बारे में था, तो वही डोमिनेंट हो गया, राइट। अब अनमॉडिफाइड एलील है, उसमें मान लो 3 तरह की म्यूटेशन हो सकती है, कुछ म्यूटेशन उसमें हुई और उसने कुछ मॉडिफाइड अलील बना लिया, राइट। अब वो मॉडिफाइड अलील या तो क्या कर सकता है, या तो वो मॉडिफाइड अलील सेम टू सेम वैसे ही वर्क करे जो कि नॉर्मली जीन कर रहा था, वो सेम एंजाइम को फॉर्म करे, या फिर थोड़ी सी लेस एफिशिएंट हो बट हाँ काम वही करेगा, तो इससे भी सेम वही कैरेक्टर बनेगा जो अनमॉडिफाइड से बन रहा था, राइट। तो इसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इसको हम डोमिनेंट ही बोल देंगे। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉडिफाइड अलील जो है, मॉडिफाई होने के बाद इसने हमारा कुछ नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाया, यानी कि उस एंजाइम ने हमारा कुछ फंक्शन नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें हमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर तो नहीं मिलेगा, या तो कोई डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा, या फिर कोई कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो ये मॉडिफाइड अलील है, इसने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन इसके अंदर आया कि इसमें कोई एंजाइम बना ही नहीं। अब एंजाइम नहीं बनेगा तो भी तो वही होगा ना जो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, यानी कि इसमें भी कोई डोमिनेंट फॉर्म तो नहीं आएगी। तो जो हमारा नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा था मॉडिफाइड एलील, या फिर कोई एंजाइम नहीं बना रहा था, इन दोनों के ही, इन दोनों को हमने क्या कह दिया, इन दोनों को ही हमने बोल दिया रिसेसिव अलील। यही कंसेप्ट होता है रिसेसिव और डोमिनेंट का, यानी कि जब तक म्यूटेशन जो है अगर वो सेम होगी, पहले की तरह ही हुई, थोड़ी सी कम एंजाइम बना, थोड़ा सा लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, या फिर सिमिलर एंजाइम बना म्यूटेशन के बाद, तो हम उसको मॉडिफाइड ही बोलेंगे। क्योंकि सॉरी, अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम बना, थोड़ा सा कम बना, या फिर बिल्कुल उसके जैसा ही बन गया, तो म्यूटेशन के बाद भी हम तो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे ना, और जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें वो अनमॉडिफाइड जैसा ही लगेगा, तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, ठीक है। और अगर उसने कोई एंजाइम नहीं बनाई या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दी, तो वो फंक्शन नहीं करेगा, इसलिए उसको हमने बोल दिया रिसेसिव। अब ऐसा नहीं है कि जो हमें सेम लग रहा है वही उसमें म्यूटेशन हो ही नहीं रही, म्यूटेशन हो सब में रही है, बट हाँ थोड़ा सा बेसिस वो हो सकता है कि उसने लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाई, पर हाँ बनाई तो हमें नहीं पता चलता है, तो जेनेटिक फैक्टर है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब ये सब हमने पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स की। मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स का नाम आता है तो मेंडल का नाम ना लें ऐसा कैसे हो सकता है, उनसे ही तो पूरे चैप्टर का बेस है। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज पहली बार अगर किसी ने जीन्स के बारे में ये सब कुछ हमने बात की थी, वो मेंडल ने की थी, इसलिए इनको फादर बोलते हैं। जेनेटिक्स वही होता है, जीन्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं या फिर इनहेरिटेंस इन सब की स्टडी करते हैं, उसी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने वर्क किया था 1856 टू 1863, दैट इज़ 7 ईयर्स तक इन्होंने वर्क किया। वर्क भी क्या किया इन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए।
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, किसके ऊपर किए? गार्डन पी। हाँ, वही मटर जो हम सर्दियों में खाते हैं, गार्डन पी। गार्डन पी का हमारा साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम हमारा गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है। अब इन्होंने पाइसम सटाइवम को ही क्यों लिया? इसके कुछ रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि इसको कल्टीवेट करना इजी है, इसको हम घर में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कल्टीवेट करना बहुत ही इजी है। दूसरा, इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ही छोटा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स तक का इसका लाइफ स्पैन है, यानी कि इसकी एक जनरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी बहुत छोटे टाइम में। तीसरा, इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन इजीली करा सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत इजीली करा सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा पाइसम सटाइवम है इसका लार्ज सैम्पलिंग साइज़ होता है। लार्ज सैम्पलिंग साइज़ का मतलब एक बार में ही हमें बहुत सारे सीड्स मिल सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे कल्टीवेट करके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। और एक फिफ्थ जो चॉइस थी वो ये भी है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कंट्रास्टिंग है, यानी कि अगर कोई टॉल है प्लांट तो वो टॉल ही है, और या फिर ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही है। इसमें कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं बनते, बहुत क्लियर कट डिवीजन होता है इसके कैरेक्टर्स का। ये कुछ रीजन हमने लिए थे, राइट। अब हम देखते हैं कि अब कमाल की बात तो ये है कि जो जे मेंडल है, इन्होंने अपनी इनकी लाइफ टाइम में इनके इस एक्सपेरिमेंट को कोई वो ही नहीं कर पाया, किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, बिकॉज कोई इस बात को समझ ही नहीं पा रहा। अब इन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात की थी। वो कमाल की बात क्या थी? पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बायो ये काम हुआ, किसी ने किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूज़ किया मैथमेटिकल अप्रोच। यस, मैथमेटिकल अप्रोच ऑफ मैथमेटिकल जो कंसेप्ट्स थे उनको अप्लाई किया इन्होंने बायो के अंदर। यस, ठीक है। इन्होंने स्टैटिक्स को यूज़ किया, स्टैटिक्स का यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। मतलब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले इन्होंने स्टेटिस्टिकली मैथमेटिकल अप्रोच लगा के अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हें स्टेटिस्टिक की बहुत अच्छी अप्रोच थी। और स्टेटिस्टिक का एक अप्रोच, एक कंसेप्ट होता है, जितना ज़्यादा सैम्पलिंग साइज़ होगा उतना करेक्ट इनको रिज़ल्ट मिल सकता है, इसलिए इन्होंने ये किया। अब इनका देखते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से किए। इन्होंने किया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर आर्टिफिशियल क्रॉसिंग ओवर इन्होंने की। अब इन्होंने क्या किया? हमारा जो पी प्लांट है, पी प्लांट क्या होता है? पी प्लांट बायसेक्सुअल प्लांट है, हम सबको पता है। तो इन्होंने क्या किया? उसमें से जो इन्होंने अब एक फ्लावर लिया उन्होंने, उस फ्लावर में से क्या किया? उस फ्लावर्स में एक तो हमारा क्या होता है, फ्लावर में एंथर भी होता है और उसमें हमारी गायनोशियम भी होती है, राइट। एंथर और गायनोशियम तो आपको पता ही होगा। तो एक प्लांट में से तो उन्होंने क्या कर लिया? एंथर को रिमूव आउट कर लिया। जो अब एंथर को रिमूव करते हैं इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, राइट। और दूसरा कोई फ्लावर लिया, उस फ्लावर में इन्होंने क्या किया? एंथर को रिमूव नहीं किया, जो हमारी गायनोशियम है उसको कवर कर दिया, कवर कर दिया यानी कि बैगिंग कर दी। क्यों की ये? क्यों किया हुआ वो इन्होंने इमैस्कुलेशन और बैगिंग ये सब क्यों किया? जिससे कि कोई और दूसरा फ्लावर आके इसको पॉलिनेट ना कर दे, इसलिए किया बैगिंग इसमें, इसीलिए इसको किया था। और इमैस्कुलेशन क्यों किया? अब इस वाले एंथर को ले जाकर हम दूसरे वाले में पॉलिनेट कर सकते हैं, इससे इनका क्रॉस पॉलिनेशन ईजी होगा, राइट। अब मेन इन्होंने क्या किया था, कुछ इनके एक्सपेरिमेंट के कुछ बेसिस भी थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हमेशा ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स यूज़ किए। ट्रू ब्रीडिंग को हम वो भी बोल सकते हैं प्योर प्लांट्स यूज़ किए। इसका मतलब होता क्या है ट्रू ब्रीडिंग? यानी कि कई बार उन प्लांट्स को, एक मान लो इन्होंने कोई टॉल प्लांट लिया तो उन्होंने लंबी जनरेशन तक, कई जनरेशन तक बिल्कुल उसकी सेल्फ पॉलिनेशन ही कराई, उसमें कोई वेरिएशन आने ही नहीं दिया। तो ऐसे वो बन गया ट्रू ब्रीडिंग, वो बन गया ऐसे ही। इन्होंने कई जनरेशन तक किया। अब हुआ क्या? इन्होंने पहले तो जो पेरेंट्स प्लांट्स लिए, एक तो प्योर टॉल लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, इन दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। जी हाँ, क्रॉस, सेल्फ नहीं, क्रॉस। क्रॉस पॉलिनेशन करा के इनको रिजल्ट में क्या दिखा कि जितने भी प्लांट्स थे चारों के चारों निकले
टॉल। चारों के चारों प्लांट्स इनके टॉल निकले। तो इन्होंने कहा ये क्या, ड्वार्फ तो कहीं, पहले तो इनको ऐसा लगा कि ड्वार्फ जो है वो गायब हो गया। फिर इन्होंने इस वाले प्लांट की, जो ये प्लांट्स निकले, इनकी ही सेल्फिंग कराई। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन से जो ऑब्टेन्ड हुए थे प्लांट्स, इनको हमने बोला F1। F1 यानी कि फीलियल वन। फीलियल को ही हम बोलते हैं प्रोजेनी। फीलियल वन F1, राइट। अब इनकी जो सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग करा के जो इनको रिजल्ट मिले, रिजल्ट कुछ ऐसा मिला, 3 तो मिले टॉल, 3 प्लांट्स तो मिले टॉल, और एक प्लांट मिला ड्वार्फ। अब उन्हें पता लग गया कि नहीं, रिसेसिव प्रेजेंस जो ड्वार्फ है वो प्रेजेंस तो है उसकी, वो कहीं गायब नहीं हुआ। इसी को उन्होंने कहा कि ब्लेंडिंग नहीं हुई कैरेक्टर्स की, वो रीअपियर हो गया। इसको हमने बोला F2 जनरेशन, राइट। हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक तो होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप हमारा क्या होता फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है फिजिकल एक्सप्रेशन, जो हमें देखने पे पता चलता है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल जिसको हम बोल सकते हैं। जैसे हमने कोई प्लांट देखा, वो हमें दिखा कि हाँ ये टॉल प्लांट है। अब हमें क्या पता कि वो कैपिटल टी उसमें होमोजाइगस है या फिर वो हेट्रोजाइगस है, हमें कैसे पता उसके जेनेटिक रेशो क्या है? उसको हम फिनोटाइप से हम पता, फिनोटाइप का मतलब यही होता है कि फिजिकल उसको देख के हम बता सकें। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप, राइट। जेनेटिक मेकअप यानी कि उसके अंदर जीन का रेशो क्या है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब यही होता है, अगर सेम टाइप के जो अलील्स हैं इसको हम कहेंगे होमोजाइगस, अगर डिफरेंट है इसको हमने बोल दिया हेट्रोजाइगस, राइट। अब जो हमारा, जब उन्होंने मेंडल्स ने पहला जो उन्होंने किया था क्रॉस पॉलिनेशन उन्होंने किया, क्रॉस पॉलिनेशन से जो F1 जनरेशन, पहली जनरेशन उनको मिली, उसमें क्या देखा उन्होंने कि सारे के सारे टॉल मिले। अब टॉल मिले, राइट। तो पेरेंट्स क्या लिए थे उन्होंने लिए थे प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ। इनका क्रॉस कराने के बाद बनी तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तो रेशो तो कोई बना ही नहीं, तो फिनोटिपिक रेशो तो कोई बना ही नहीं, जीनोटिपिक रेशो भी नहीं बना, क्योंकि सेम ही था। रेशो जब डिफाइंड होता है जब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो। तो जब उसकी सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के बाद उनको क्या मिला, अब देखते हैं इसका। कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको ही क्रॉस कराया था, तो इसमें इनको मिला 3 तो मिले थे टॉल और एक मिला था ड्वार्फ, राइट। अब क्या था, ड्वार्फ तो जब सेम सेम होंगे होमोजाइगस कंडीशन में ही होते हैं ड्वार्फ, तो स्मॉल टी मिला, और कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इनको मिले। जीनोटिपिक रेशो क्या है, ये 1 मिला, ये 2 मिला और ये 1 मिला, इसी को हमने बोल दिया जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो क्या है? फिनोटिपिक यानी कि दिखने में उन्होंने क्या देखा कि 3 टॉल हैं और एक ड्वार्फ है, 3:1, इसी को उन्होंने रेशो डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब हमारी बुक में है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, ये 2 नेम्स दिए हुए हैं कैरेक्टर्स के। अब मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनमें ही क्या होता है? मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सिर्फ, मोनो मीन्स सिंगल यानी कि एक। जब किसी एक कैरेक्टर को हम लेते हैं, लाइक हमने प्लांट की हाइट ली, तो ये एक कैरेक्टर हमने लिया, इसलिए हमारा क्या है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड, मान लो हमने उसका प्लांट का हाइट लिया, प्लांट की हाइट के साथ हमने प्लांट का जो फ्लावर है उस फ्लावर के कलर को लिया, तो ये हो जाएगा डाईहाइब्रिड, राइट। मेंडल ने हमारे इसी तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने लिए थे? मेंडल ने 14 तो लिए थे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कितने लिए थे? 14। अब 14 क्यों लिए? क्योंकि उसमें 7 के कैरेक्टर डोमिनेंट और 7 वो वाले जिनके रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स क्या क्या लिए थे? सबसे पहला कैरेक्टर तो उन्होंने लिया था प्लांट की हाइट का लिया था उन्होंने कैरेक्टर। प्लांट की हाइट के 2 ट्रेट हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकता है टॉल या फिर होगा ड्वार्फ। तो जो ये टॉल वाला है ये है डोमिनेंट और ड्वार्फ है हमारा रिसेसिव। सेकंड कैरेक्टर उन्होंने लिया था फ्लावर कलर क्या है? फ्लावर कलर उसमें वॉयलेट होता है पी प्लांट में, और एक होता है वाइट। वॉयलेट हमारा होता है
डोमिनेंट कैरेक्टर, और वाइट हमारा होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया था पॉड कलर। पॉड कलर जो है, पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है, ग्रीन होता है हमारा डोमिनेंट। और पॉड कलर, पॉड यानी कि जो मटर होती है, मटर का जो बाहर का कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पॉड। पॉड एक तरह से हमारा फ्रूट है, ठीक है। पॉड कलर या तो ग्रीन होता है या तो होता है येलो। तो ग्रीन होता है डोमिनेंट और येलो होता है रिसेसिव। फोर्थ उन्होंने लिया था पॉड की शेप। अब या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड है और या फिर है इन्फ्लेटेड और फुल। अब इसका मतलब क्या है इन्फ्लेटेड का और कॉन्स्ट्रिक्टेड का? कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि कुछ ऐसी ऐसी सी जो होगी, इसको हम कह देंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा ऐसा, राइट। और फुल का मतलब ऐसे मटर का बीज पूरा का पूरा प्लेन सा, राइट। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड तो हमारा हो गया रिसेसिव और इन्फ्लेटेड हो गया हमारा डोमिनेंट। फिफ्थ कैरेक्टर कौन सा था? फिफ्थ कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन अब या तो हो सकता है एक्सियल या फिर होगा टर्मिनल। एक्सियल का मतलब जैसे ये प्लांट है, इसमें यहाँ को निकल गया फ्लावर, यहाँ पे हो गया, ये हो गया एक्सियल। टर्मिनल का मतलब सारे फ्लावर बिल्कुल एंड पे ही निकले हैं, ये हो गया हमारा टर्मिनल, राइट। एक्सियल हमारा डोमिनेंट है, टर्मिनल हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। सिक्स्थ कैरेक्टर हमारा था सीड कलर। सीड कलर एक तो ग्रीन होता है सीड कलर और एक होता है येलो। तो जो हमारा येलो कलर है वो है हमारा डोमिनेंट ट्रेट और सीड कलर ग्रीन, ग्रीन हमारा है रिसेसिव ट्रेट। सेवेंथ कैरेक्टर हमारा है सीड शेप। सीड शेप, सीड शेप या तो होगा राउंड या फिर होगा रिंकल्ड। राउंड जो है, राउंड हमारा है डोमिनेंट कैरेक्टर, रिंकल्ड हमारा है रिसेसिव कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स मेंडल ने क्या किए थे, कंज्यूम किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, यूज़ किए थे, सॉरी। अब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को करते रहे उन्हें जो रिज़ल्ट मिला मोनोहाइब्रिड और डाइब्राइड का, वो हमने देख ही लिया कि मोनोहाइब्रिड में उनको क्या मिले थे, फिनोटिपिक रेशो क्या मिला था उनको। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उनको 3 तो मिले थे टॉल प्लांट और एक मिला था उनको ड्वार्फ प्लांट, 3:1। और जीनोटिपिक रेशो यानी कि क्या क्या था, 1:2:1 में ऑब्टेंड हुए। वन था कैपिटल टी, दूसरा वन था स्मॉल टी और ये थे हमारे कैपिटल टी, राइट। ये मोनोहाइब्रिड का रेशो है। अब डाईहाइब्रिड में क्या होगा, डाईहाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, उसमें 2 कैरेक्टर लिए तो इनका ये आप स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्ल, इसको हम वैसे तो ये मुझे याद ही है 9:3:1, बट अगर इन केस याद नहीं होता किसी को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3:1 ऐसे खुलेगा ना ये। 3 3 ज़ा कितना होता है, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, सेम टू सेम 3 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, ऐसे में इसको खोल सकते हैं। वन और जीनोटिपिक रेशो क्या था, 1:2:1, इसका स्क्वायर है ना। इसको भी हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं 1:2:1, 1:2:1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1, ये हमारा क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2 और ये फिर से 1 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और फिर वापस से रिपीट हो जाएगा। तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा 1:2:1:2:4:2 और फिर वापस से 1:1, ये हमारा हो जाएगा डाईहाइब्रिड का रेशो। अब इन बेसिस पे उन मेंडल्स ने हमारे कुछ लॉज लिए। एक्चुअली मेंडल्स ने लॉज नहीं दिए थे, मेंडल्स ने तो दिए थे पॉस्टुलेट, पर उसको बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया तो उन्होंने मेंडल्स के पॉस्टुलेट्स के बेसिस पे उनको लॉ बना दिया। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ का नेम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सब के सब मेंडल्स ने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे बताया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स हैं वो एक पेयर ऑफ
वो पेयर में आते हैं, पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर पेयर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में आते हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बताया था कि जब दो प्योर पेरेंट्स लेते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के, जैसे हमने एक टॉल लिया था और एक ड्वार्फ लिया था, दोनों के पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं और दोनों को ही हमने क्या बोला था कि ये प्योर पेरेंट्स हैं। जब उनको हमने क्रॉस आउट कराया तो उस क्रॉस में फर्स्ट जब F1 जनरेशन थी तो F1 जनरेशन में क्या देखा, सारे के सारे टॉल हुए। तो इस उन्होंने बोला कि जो वन होता है, वन कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है और दूसरे वाला एक्सप्रेस नहीं करता उस जनरेशन में। इसको उन्होंने बोला जो एक्सप्रेस कर गया उसको बोला था डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं किया यानी कि हमारा ड्वार्फ वाला, उसको उन्होंने बोला रिसेसिव। कि जब हम कोई भी कैरेक्टर ऐसे लेते हैं जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट, और जो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस F2 जनरेशन में वापस से रीअपियर हो जाए उसको बोलेंगे रिसेसिव, राइट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने बताया था कि जब फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कैपिटल टी हमारा टॉल के लिए है और स्मॉल टी हमारा ड्वार्फ के लिए है। तो जब ये सेपरेट किसी अगर ऑर्गेनिज्म के पास ये वाला वो है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें अगर जाएगा गेमीट में तो कैपिटल टी अलग से जाएगा और स्मॉल टी अलग से जाएगा। ये एक साथ में वो नहीं करेंगे, कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली जाएंगे एक दूसरे के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंडिपेंडेंटली जाएंगे। अब सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलील्स सेपरेटली जाना। अलील्स यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ही कैरेक्टर के वो हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं ना एक ही जीन के, तो जब ये अलग अलग ही जाएंगे इसे हम बोलेंगे सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब हम दो कैरेक्टर्स को लिया तो जो एक कैरेक्टर है और दो कैरेक्टर मतलब उन दोनों कैरेक्टर के जो आपस में इंडिपेंडेंस होगा वो कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे। मान लो हमने सीड कलर, सीड शेप लिया, ये सब कुछ भी लिया, तो वो आपस में कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंटली आएंगे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट। इनको हम इसमें क्या होता है, नॉन अलीलिक सेग्रीगेशन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि काफ़ी जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसके बहुत सारे एक्सेप्शन मिले हैं, जैसे कि हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये सब कुछ इसके वो है। लेकिन हमारा जो सेग्रीगेशन है ये हमारा ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लॉ है।